हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंकुरण परिवार में। तो आ जाइए, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास जो हमारी है वो क्या है, जो आपकी क्लास चल रही थी उसमें हम क्या पढ़ चुके थे, दक्षिण भारत की उन नदियों के बारे में पढ़ चुके थे जो नदियां क्या करती हैं, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। अब हम उन नदियों के बारे में पढ़ेंगे, दक्षिण भारत की उन नदियों के बारे में जो दक्षिणी पठार पर बह करके कहां पर, अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। उन नदियों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस मैप को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपका दक्षिण भारत का ये ब्लैक कलर से आपकी क्या बनाई गई है, लाइन बनाई गई है। इसके बाद यहाँ पर पठार, और पठार के बीच में यहाँ पे जो ग्रीन और ये वाली लाइन है, ये क्या हो जाएगी, ब्लैक लाइन। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत का किनारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किनारा मैदान हो जाएगा। ये आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पूर्वी घाट हो जाएगा, जो क्या है, किनारा है। समुद्र तल के पास क्या है, ये किनारा है, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ नदियां दिखाई गई हैं, पेरियार है, भरतपुजा है, शरावती, गंगावेली, मांडवी है, ज्वारी है, ताप्ती, नर्मदा, माही। मतलब जो नदियां क्या करती हैं, आपकी अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां हैं, उन नदियों के बारे में, सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि इनकी खास बात क्या है, पेपर में इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा दक्षिण भारत का क्या हो जाता है, मैप हो जाता है। और यहाँ पर आपकी कर्क रेखा दिखाई गई है, कुछ नदियां यहाँ पर भी दिखाई गई हैं, ये आपकी खंबात की खाड़ी हो जाती है। तो अब यहाँ पर हम समझने की सबसे पहले कोशिश करते हैं कि इनमें जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं, इनकी खास बात क्या है। तो यहाँ पर कुछ विशेष तथ्य लिखे हैं, उससे को समझने से पहले हम इस चित्र को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसको हम समझने का, आपको थोड़ा सा इसमें समझ विकसित करनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा कि यहाँ पे दक्षिण भारत में आखिरकार नदियां ऐश्वरी का, हमने सुना होगा कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ऐश्वरी का निर्माण करती हैं। तो क्या कारण है कि दक्षिण भारत की केवल क्या दो ही नदियां हैं जो ऐश्वरी का निर्माण करती हैं, क्या और भी नदियां हैं? अगर दो हैं तो दो ही क्यों करती हैं, बाकी क्यों नहीं करती? तो ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये दक्षिण भारत का आपका मैप बना हुआ है, जिसे हमने क्या किया है, इसको हमने नक्शे को इस तरीके से करके दिखाया है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा पूर्वी घाट, ये क्या हो जाएगा, पूर्वी घाट। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो क्या दिखाई देगा कि जो पश्चिमी घाट की ऊंचाई है वो पूर्वी घाट की तुलना में क्या है, अत्यधिक है। अर्थात जब कोई नदी यहां से निकलेगी तो वो किस तरफ प्रवाहित होगी, लेफ्ट में होगी या राइट में होगी? तो निश्चित रूप से जिस तरफ क्या है, जमीन का ढाल है, नदी का प्रवाह भी क्या होगा, उसी दिशा में होगा। तो अगर कोई नदी वो यहां से निकलती है तो वो किस तरीके से प्रवाहित होगी, इस तरीके से प्रवाहित होगी, और वो कहां पर जाकर के मिल जाएगी, बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाएगी। अब अगर कोई नदी यहां से निकलती है तो निश्चित रूप से वो नदी कहां पे बहेगी, इस तरीके से बहेगी और जाकर के कहां पर पहुंचेगी, अरब सागर में पहुंचेगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नदी काफी, मतलब यहाँ पर ढाल कम है, और यहाँ पर अगर देखें हम तो अगर पश्चिमी घाट की बात करें तो यहाँ पर नदी में ढाल क्या है, ज्यादा है। मतलब अगर कोई नदी ढाल में बहेगी तो निश्चित रूप से वो नदी कैसी होगी, उसकी जो बहने की गति है वो क्या होगी, तीव्र होगी, ज्यादा होगी। अगर कोई नदी क्या है, ज्यादा तेज ढाल से बह रही है तो उसकी गति भी क्या होगी, तेज होगी। किसकी अपेक्षा, जो पूर्वी घाट में जो नदियां बह के जा रही हैं उन नदियों की अपेक्षा उसकी स्पीड क्या होगी, गति क्या होगी, तीव्र होगी। जबकि इन नदियों की गति क्या होती है, मंद होती है। इसके बाद हमें अगला चीज क्या याद रखना है, अगर हमारी नदियां जो हैं ये काफी तेज ढाल से आएंगी तो निश्चित रूप से क्या करेंगी, जब काफी ऊंचाई से बहेंगी तो यहाँ पर झरने का निर्माण करेंगी। क्या करेंगी, झरनों का निर्माण करेंगी। तो अधिकतर आपने देखा होगा इस साइड की नदियां क्या है, झरनों का निर्माण करती हैं। जैसे आप नर्मदा नदी को ही देख लें, ओमकारेश्वर झरना है, आपका कपिल धारा है, दुग्ध धारा है। ये शरावती नदी पर आपका कौन सा हो जाता है, जो गढ़सुप्पा जलप्रपात हो जाए। तो ज्यादातर जो झरने हैं वो भी किन नदियों पर हैं, जो नदियां क्या करती हैं, अरब सागर में जल गिराती हैं, उन नदियों पर अधिकांशतः क्या है, झरनों का निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर ये कुछ पॉइंट लिखे हैं जिनको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। ये केवल आपको समझने के लिए थी, ये सारी चीज आपको केवल समझा रही है। समझाने के बाद आपको ये इस तरीके से क्या करना है, नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है,
अरब सागरीय नदियां। अब अरब सागरीय नदियां यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर कोई नदी बंगाल की खाड़ी में जा रही है तो वह नदी क्या है, लंबी है, क्योंकि उसको बहने के लिए काफी स्पेस मिल रहा है, काफी जगह मिल रही है। लेकिन अगर कोई नदी पश्चिमी घाट पर्वत से निकल के, पश्चिमी घाट से निकल करके अरब सागर में जा रही है तो उसकी लंबाई क्या होगी, कम ही होगी। इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें, देखो छोटी छोटी सी नदियां हैं, क्योंकि उस साइड तो जानी नहीं है, इस साइड आनी है, तो छोटी छोटी सी नदियां हैं, आपकी मांडवी हो, ज्वारी हो, सारी नदियां क्या है, छोटी छोटी है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, अरब सागरीय नदियों की जो लंबाई है वो लंबाई क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। तो पहला पॉइंट क्या लिखना है कि अरब सागरीय नदियों की जो लंबाई है वो क्या होती है, बहुत छोटी होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है, तीव्र ढाल में बहने के कारण ये क्या करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और जबकि हमने बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र जब पिछली क्लास में पढ़ा था तो हमने देखा था जो नदियां बंगाल की खाड़ी में आएंगी वो किसका निर्माण करेंगी, डेल्टा का निर्माण करती थी। किसका निर्माण करती थी, डेल्टा का निर्माण करती थी। लेकिन जो नदियां अरब सागर में गिरेंगी वो सब क्या करेंगी, एस्चुरी का निर्माण करेंगी। सारी नदियां एस्चुरी का ही निर्माण करेंगी, क्योंकि यह क्या है, तीव्र ढाल में बह के जा रही है। मतलब अंतर क्या होता है, पिछली क्लास में हम देख चुके हैं कि ज्वरनदमुख में और आपके डेल्टा में क्या अंतर होता है, तो आप पिछली क्लास में देख सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, तीव्र ढाल में बहने के कारण यह सब नदी क्या करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट याद रखना है, नदियां ऊंचाई से आती हैं इसलिए झरनों का भी निर्माण करती हैं। अभी हमने बताया कि ये नदियां क्या होती है, काफी तेज ढाल में और काफी तेज ऊंचाई से नीचे आती हैं, तो ये क्या करती हैं, अक्सर झरनों का निर्माण करती हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये उत्तर से दक्षिण नदियों का क्रम दिखाया गया है, तो क्रम भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये हमारा क्या हो जाता है, उत्तरी भाग, और यहाँ पे नीचे दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण आपको क्रम याद रखना है। सबसे उत्तर में कौन सी नदी हो जाएगी, लूनी नदी हो जाएगी। लूनी के बाद शरावती, शरावती के बाद माही, माही के बाद नर्मदा, ताप्ती, फिर मांडवी, फिर ज्वारी, फिर शरावती, फिर गंगावेली, पेरियार और भरतपूजा। ये क्रम आपको लिखना है। सबसे पहले कौन सी हो जाएगी आपकी, सबसे ऊपर लूनी नदी हो जाएगी, फिर हमारी साबरमती नदी हो जाएगी, फिर माही नदी हो जाएगी, नर्मदा हो जाएगी, ताप्ती हो जाएगी, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपूजा नदी, ये क्या हो जाएंगे, उत्तर से दक्षिण में क्रम हो जाएगा। अगर अब हम यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है, अगर इनमें से हम कह दें कि अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, नर्मदा नदी हो जाएगी। दक्षिण भारत की वह नदी जो कि अरब सागर में जल गिराती है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह कौन सी हो जाएगी, नर्मदा नदी। अरब सागर में जल गिराने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, नर्मदा नदी। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर जल का स्रोत देखते हैं। ये जो नदियां हैं ये अधिकांशतः क्या है, अधिकांशतः नदियां जो हैं वो 12 महीने बहने वाली नदियां हैं। अब 12 महीने बह रही हो तो जल का स्रोत कहाँ है, जैसे हमने गंगा में देखा था कि गंगा में जल का स्रोत क्या होती है, हिमालय से। हिमालय का जो जल है, बर्फ है, बर्फ पिघलेगी और पानी 12 महीने आता रहेगा। लेकिन दक्षिण भारत की नदियों में जल का स्रोत क्या है, कहाँ से इतना जल आता है कि 12 महीने नदियों में जल रहता है, सूखा ही नहीं होती है। तो इनमें जो जल का स्रोत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला स्रोत तो हो जाएगा कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है, दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है, पहला स्रोत तो यही हो जाएगा। और दूसरा स्रोत हो जाता है, यह क्या है, पूरा पठारी भाग है। तो पठार में क्या होती हैं, दरारें होती हैं। पठार में क्या होती हैं, दरारें होती हैं। जब बारिश होती है तो बारिश के टाइम पर इन दरारों में पानी भर जाता है, और यही पानी बार बार बाद में क्या होता है, रिस करके नदियों के माध्यम से समुद्र तक पहुंच जाता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि दक्षिण भारत की जो अरब सागरीय नदी है इनमें जल का स्रोत क्या है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन नदियों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो इंपोर्टेंट चीजें हैं वो सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे, लूनी नदी को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लूनी नदी को शुरू करेंगे। चलिए सबसे पहले देखेंगे हम लूनी नदी। चलिए लूनी नदी, हेडिंग डाल लीजिए लूनी नदी। एक एक नदी के बारे में ही हम देखेंगे। सबसे पहले आपकी लूनी नदी,
तो लूनी नदी एक दक्षिण भारत की या कह सकते हैं भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि क्या होती है, समुद्र तट तक नहीं पहुंचती है। सबसे पहले तो याद रखना है ये स्टार्ट कहाँ होती है, तो अरावली, इसका उद्गम सभी नदियों का उद्गम पता होना चाहिए। उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम आपको याद रखना है ये होता है अरावली। अरावली जो पर्वत है, इस अरावली पर्वत राजस्थान से इसका क्या होता है, अरावली पर्वत राजस्थान से इसका उद्गम होता है। और यह नदी क्या होती है, इसका जो समाप्त होता है, ये क्या होती है, जो जहाँ पर समाप्त होती है वह समुद्र के अंदर नहीं होती है। यह नदी समुद्र के अंदर समाप्त नहीं होने वाली एकमात्र नदी है। जो ये नदी है यह गुजरात में कच्छ के रण में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। गुजरात में कच्छ का जो रण है, कच्छ के रण में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, कह सकते हैं विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगर इसे हम देखें तो ये नदी यहाँ से देखो बहना प्रारंभ हो रही है और ये क्या हो जाता है, ये कच्छ का रण क्षेत्र हो जाता है। ये क्या, कौन सा क्षेत्र है, कच्छ का रण। कच्छ का रण मतलब कैसा क्षेत्र, एक दलदली क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र। मतलब यहाँ पर जो भूमि है वो दलदली भूमि है और दलदली भूमि के संबंध में आपको एक चीज याद रखनी है, जहां पर भी दलदली भूमि पाई जाती है वहां इस दलदली भूमि से मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, CH4 मीथेन गैस क्या होती है, उत्पन्न होती है दलदली भागों में। तो यहाँ पर कच्छ के रण में आपकी लूनी नदी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यह समुद्र के तल को प्राप्त नहीं करते, ये चीज आपको याद रखना है। ये वो आपकी लूनी नदी। लूनी नदी के बाद दूसरी नदी आपकी साबरमती नदी। दूसरी नदी कौन सी हो जाती है, आपकी साबरमती नदी हो जाती है। दूसरी लिखना है आपको साबरमती नदी। साबरमती नदी के बारे में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो उद्गम स्थल, उद्गम याद रखना है। उद्गम इसका कहां से होता है, उदयपुर से इसका क्या होता है, उदयपुर कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। गुजरात के उदयपुर से इसका क्या होता है, उद्गम स्थल उद्गम होता है, मतलब ये नदी निकलती है। इसके बाद यह नदी क्या होती है, इसके किनारे दो प्रमुख शहर हैं जिनके आपने अक्सर नाम सुने होंगे। गुजरात के दो प्रमुख शहर हो जाते हैं जो इसके किनारे बसे हुए हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है कि गांधीनगर, गुजरात की राजधानी कौन सी है, गांधीनगर, व आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद का नाम भी आपने बहुत सुना होगा। अहमदाबाद इसी नदी के किनारे स्थित हैं, इसी नदी के किनारे स्थित हैं। एक पॉइंट आपको यहां पर और लिखना है, लूनी नदी में आपको यहां पर एक चीज दिखाई दे रही है, ये डॉट डॉट बना हुआ है। ये डॉट डॉट किस चीज का है, आपको थोड़ा सा याद रखना है। राजस्थान में जो सांबर झील है वह एक्चुअली में ये क्या बनी हुई है, झील बनी हुई है। राजस्थान में जो आपकी क्या है, यह आपकी जो झील दिखाई दे रही है सांबर झील, भारत की यह क्या है, खारे पानी की झील हो जाती है सांबर झील। और सांबर झील किस नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप यहीं पर ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि गांधीनगर और अहमदाबाद क्या है, यहाँ पर देखिए ये आपका गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों शहर किस नदी के किनारे हैं, साबरमती नदी के किनारे स्थित हैं। इसके बाद ये नदी यहाँ से निकल के गुजरात में, केवल गुजरात में ही बहती है और गुजरात में बहते हुए ये कहाँ पर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। समापन इसका कहाँ पर होता है, समापन आपको याद रखना है, खंबात की खाड़ी में यह नदी गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में यह नदी क्या हो जाती है, गिर जाती है। अपना जल कहाँ पर गिराती है, खंबात की खाड़ी में, या कह सकते हैं अरब सागर में अपना जल गिराती है। इसके बाद तीसरी नदी जो आ जाती है वह कौन सी हो जाती है, हमारी माही नदी हो जाती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम कौन सी देखेंगे, नेक्स्ट नदी हो जाएगी हमारी कौन सी, साबरमती नदी। साबरमती नदी के बारे में हमें क्या याद रखना है, साबरमती हो गई है माही नदी। माही नदी के बारे में आपको कौन सा फैक्ट याद रखने हैं, तो आपको सबसे पहले तो किसी भी नदी का उद्गम स्थल ही याद रखेंगे। माही नदी आपकी कहां से निकलती है, उद्गम स्थल कहां हो जाएगा, तो यह नदी जो है आपका मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है,
मध्य प्रदेश में स्थित विंध्य पर्वत से निकलती है। और यह क्या होती है, किस किस राज्य में, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश विस्तार में लिख लेंगे हम, इसका विस्तार कहाँ किन किन राज्यों में है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद थोड़ा सा राजस्थान में भी जाएगी, राजस्थान में जाने के बाद कहाँ पर, घूम करके कहाँ पे, उल्टी मतलब ऊपर जाएगी, पहले उत्तर दिशा में जाएगी, उत्तर दिशा में क्या हो जाती है, लौट करके वापस आ जाती है यहाँ पे, क्योंकि हमने पढ़ा था ये क्या है, यहाँ पर कौन सी अरावली रेंज है, तो ये और आगे नहीं जा पाती और घूम करके नीचे आ जाती है। तो यह कौन से राज्य में पहुंचेगी, फिर गुजरात राज्य में जाती है। और गुजरात में जा करके क्या होती है, फिर यह इसका जो समापन है, समापन कहाँ पर, यह नदी भी आपकी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी भी कहाँ पर गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं माही नदी यहाँ पे मध्य प्रदेश से निकलती है, इसके बाद ये राजस्थान में जाएगी, राजस्थान में जाने के बाद यह क्या होगी, अरावली के पाद से नीचे मुड़ जाएगी और फिर कहाँ पे जाएगी, गुजरात राज्य में जाएगी और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। इसके बाद यहाँ पर एक हम चीज अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक रेखा दिखाई गई है, कर्क रेखा। यह नदी क्या है, कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, मतलब यहाँ से 1 बार और फिर 2 बार। मतलब भारत की कौन सी नदी है, आपसे पूछा जाएगा भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वह कौन सी नदी हो जाएगी, वह हो जाएगी आपकी माही नदी। आपको क्या लिखना है, यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है माही नदी के बारे में। और माही नदी के बाद हमारी कौन सी नदी आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी नदी आ जाती है नर्मदा नदी। तो हम नर्मदा नदी के बारे में देखेंगे। अब हम देखेंगे कौन सी नदी, नर्मदा नदी। क्लास अच्छी लगेगी तो क्लास को सभी लोग लाइक करते जाएंगे। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी में सबसे पहले तो याद रखना है कि यह नदी दक्षिण भारत की, सबसे पहले उद्गम लिख लेते हैं इसका। उद्गम कहां से होता है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। कहां से निकलती है नदी, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली नदी हो जाती है आपकी कौन सी नदी, अमरकंटक से 3 नदियां बताई थी। एक बताई थी आपकी जोयला नदी, नर्मदा नदी और सोन नदी। सोन नदी जाकर के गंगा में मिल जाती है, जोयला नदी सोन नदी में मिल जाती है, और जबकि आपकी जो नर्मदा नदी है वो खंबात की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिरा देती है। तो उद्गम कहां से होता है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। इसके बाद आपको इसमें याद रखना है यह दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, तीसरी सबसे लंबी नदी है। तीसरी है तो पहली और दूसरी कौन हो जाएंगी, पहली हो जाएगी आपकी गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी कृष्णा और तीसरी हो जाएगी आपकी नर्मदा। इसके बाद आपको दूसरा पॉइंट लिखना है, भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है, 5वीं सबसे लंबी नदी है। 5वीं है तो पहले 4 की भी आपको याद रखनी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, गंगा के बाद कौन सी हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी, गोदावरी के बाद आपकी यमुना हो जाएगी, यमुना के बाद आपकी कृष्णा हो जाएगी, और कृष्णा के बाद 5वीं सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी, नर्मदा नदी हो जाएगी। इसके बाद आपको याद रखना है अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है, अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है, कौन सी नदी हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर अरब सागरी सभी नदियों को देखें तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, नर्मदा नदी हो जाएगी। और जो आपकी नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के उत्तर में यहाँ पर और दक्षिण में यहाँ पर, तो उत्तर में बात करते हैं तो इसके उत्तर में क्या है, उत्तर में आपका मतलब इस तरीके से लिख लीजिए, उत्तर में विंध्य पर्वत, कौन सा पर्वत है, विंध्य पर्वत। फिर विंध्य पर्वत के नीचे नर्मदा नदी बहती है और नर्मदा नदी के नीचे क्या है, सतपुड़ा पर्वत। तो ये सारे पॉइंट आपको क्या करने हैं,
याद रखने हैं। यहाँ पर अच्छे से अगर देखें तो हमने पर्वत वाला चैप्टर पढ़ा था, और पर्वत वाले चैप्टर में भी बताया था कि यहाँ पर विंध्य पर्वत, और विंध्य पर्वत के नीचे क्या होती है आपकी नर्मदा नदी घाटी में बहती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखो ग्रीन कलर से दिखाई गई ये घाटियां हैं, मतलब अगर ये घाटी नहीं होती तो ये नर्मदा नदी भी क्या होती, इस तरह बहाती। लेकिन इसमें क्या है, यह घाटी में बहती है, अपनी भ्रंश घाटियों में बहती है। तो भ्रंश घाटी में बहने के कारण यह नदी क्या है, किस ओर बह रही है, पश्चिम दिशा की ओर बह रही है। और किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बह रही है, तो इसके उत्तर में कौन सी, विंध्य पर्वत हो जाएगा, और इसके दक्षिण में कौन सा पर्वत हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा सतपुड़ा पर्वत। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और सतपुड़ा पर्वत के नीचे क्या है आपकी, ताप्ती नदी बहती है। कौन सी नदी, ताप्ती नदी। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। सबसे ऊपर विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत के बाद नर्मदा नदी हो जाएगी, नर्मदा नदी के बाद आपका सतपुड़ा पर्वत हो जाएगा, और सतपुड़ा के बाद आपकी क्या हो जाएगी, ताप्ती नदी हो जाएगी। ये क्रम आपको इसी तरीके से याद रखना है। आप मैप से इसे आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद इस नदी पर क्या है, कुछ बहुत क्या बनाए गए हैं, बहुत प्राकृतिक तरीके से बनाए नहीं है। प्राकृतिक तरीके से यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत सारे झरनों का निर्माण हुआ है। इन झरनों में आपको इम्पोर्टेंट जो झरना है, सबसे इम्पोर्टेंट धुआंधार झरना, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात। तो ये आपको जलप्रपात भी क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, ये जलप्रपात आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। और एक आपका हो जाएगा दुग्धधारा जलप्रपात, भी कहाँ पर हो जाएगा, इसी नदी पर हो जाएगा, दुग्धधारा जलप्रपात। ये क्या है, इस नदी पर क्या है, कुछ जलप्रपात बने हुए हैं, प्राकृतिक रूप से ही बने हुए हैं। तो अभी हमने बताया क्योंकि जलप्रपात नदियां क्या है, काफी ऊंचाई से आती हैं, तो यहाँ पर जलप्रपातों का निर्माण हो जाता है। तो धुआंधार, कपिलधारा और दुग्धधारा जलप्रपात आपसे पूछा जाए कि किस नदी पर स्थित है, तो आपको याद रखना है ये सभी कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर ही बने हुए। किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी पर यहाँ पर एक दिखाया गया है कि यहाँ पर एक शहर है। कौन सा शहर है इसकी इस नदी के किनारे, तो आपको याद रखना है जो जबलपुर, मध्य प्रदेश का जो जबलपुर शहर है, यह कहाँ पर स्थित है, इसी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और ये नदी भी क्या होती है, 3 राज्यों में बहते हुए, कहाँ कहाँ पर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, कहाँ कहाँ पर बहती है। तो अगला पॉइंट आपको लिखना है, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, कहाँ पर बहती है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों में बहते हुए अपना जो समापन है वो कहाँ पर करती है, खंबात की खाड़ी में कर देती है। खंबात की खाड़ी में ये क्या हो जाती है, अपना जल गिरा देती है। खंबात की खाड़ी के पास यहाँ पर एक शहर पड़ता है, वह हो जाता है भड़ौच। कहाँ पर, भड़ौच, यहाँ पर लिख देते हैं इसको भड़ौच। भड़ौच के पास यह अपना जल कहाँ गिरा देती है, खंबात की खाड़ी में अपना जल पूंता गिरा देती है। तो आपको ये सारी चीजें आपको नर्मदा नदी के बारे में याद रखनी है। नर्मदा नदी के बारे में इतने ही आपके पॉइंट बनते हैं। इसके बाद कुछ इस पर डैम भी बने हैं, डैम भी चाहो तो डैम भी लिख लो। डैम वाले चैप्टर में डैम लिखवा देंगे। कुछ हो जाता है, वर्गी बांध हो जाता है, सरदार सरोवर बांध हो जाता है, पुनासा डैम हो जाता है, जिसे इंदिरा सागर कहते हैं। तो ये कुछ डैम भी हो जाते हैं इस नदी पर। तो डैम वाली परियोजना जो चैप्टर होगा, इसके बाद हमारा अगला चैप्टर होगा नदी परियोजना, तो उस वाले चैप्टर में इसको हम कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नर्मदा नदी इतना लिखना है। इसके बाद नर्मदा नदी के बाद अगली नदी जो हो जाती है हमारी ताप्ती नदी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, जल्दी से कर लीजिए इसको, जल्दी से कुछ कर लीजिए। चलो, इसकी कुछ सहायक नदियां भी आप लोग लिख लीजिए। इसकी सहायक नदियां हो जाती हैं तवा नदी, इंपॉर्टेंट है, छोटी तवा नदी, छोटी तवा नदी भी इसकी सहायक नदी है, शक्कर, दूधी, ये सब इसकी क्या हो जाती हैं, सहायक नदी हो जाती हैं। हथनी नदी है, मान नदी है आदि, ये सब इसकी क्या हो जाती हैं, कुछ सहायक नदियां हो जाती हैं जो आपको याद रखनी है। जिसमें सहायक नदियों में हेडिंग डाल लेना, सहायक नदी तवा, छोटी तवा, शक्कर, दूधी, हथनी और मान, ये क्या हो जाती है, इसकी सहायक नदियां हो जाती हैं। चलिए, इसके बाद अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे ताप्ती नदी के बारे में।
ताप्ती नदी के बारे में देखते हैं। तो ताप्ती नदी में आपको याद रखना है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो यह भी आपके मध्य प्रदेश से निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, ताप्ती नदी को देखते हैं। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो यह नदी आपके मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से क्या होती है, यह नदी निकलती है। इसके बाद आपको याद रखना है, इस नदी का जो विस्तार हो जाएगा, विस्तार किन किन राज्यों में हो जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद कहाँ पर, गुजरात। कहाँ पर हो जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद गुजरात। कहाँ पर, गुजरात में। इसके बाद इसका जो समापन होता है, इस नदी का समापन भी याद रखना है। समापन कहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर आपको एक और शहर दिखाई दे रहा है, यह शहर है आपका सूरत। गुजरात का एक फेमस शहर हो जाता है सूरत। पूछा जाएगा सूरत किस नदी के किनारे है, तो सूरत किस नदी के किनारे हो जाएगा, हमारा ताप्ती नदी के किनारे। तो यह नदी कहाँ पर, अपना सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, अपना जल गिरा देती है। ये आपको याद रखना है, सूरत के निकट क्या हो रही है, खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा दे रही है। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सी नदी है जो खंबात की खाड़ी में अपना जल नहीं गिराती है, तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सी नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में जल गिराती हैं। तो अभी हमने देखा कि साबरमती नदी, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये चारों नदियां किसमें जल गिरा रही हैं, ये सभी नदियां खंबात की खाड़ी में जल गिराती हैं। तो ये आपकी ये नदियां आपको इतनी याद रखनी है। इसके बाद ये जो नदियां हैं बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, आपकी मांडवी हो, ज्वारी हो, सारावती हो, गंगावेली हो, भरत पूजा हो, पंबा नदी हो, या फिर पेरियार नदी, बहुत छोटी छोटी नदियां हो जाती हैं। तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा फैक्ट नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा है इनके बारे में याद रखना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे राज्यों के हिसाब से देखना है आपको। सबसे पहले आ जाता है गोवा। गोवा में आपकी दो इंपॉर्टेंट नदियां हो जाती हैं। कौन कौन सी नदियां हो जाती हैं, सबसे पहले मांडवी नदी, ये गोवा में होती है। इसके बाद एक ज्वारी नदी, ये नदियां भी क्या होती हैं, याद रखना है, मांडवी और ज्वारी ये सभी नदियां क्या होती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। केवल नर्मदा और ताप्ती आपके एस्चुरी का निर्माण नहीं करती, ये नदियां भी आपका एस्चुरी का निर्माण करती हैं। मांडवी नदी और ज्वारी नदी ये किस राज्य में हो जाएंगी, तो ये गोवा राज्य की नदियां हो जाएंगी। और जो आपका गोवा की राजधानी है पणजी, पणजी किस नदी के किनारे है, पणजी किस नदी के किनारे, तो आपको याद रखना है मांडवी नदी के किनारे। यहाँ पर मांडवी नदी के किनारे क्या दिखाया गया है, पणजी जो शहर है इसको दिखाया गया है। पणजी मांडवी नदी के क्या है, किनारे बसा हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं, गोवा के बाद आ जाता है अगला नीचे राज्य आ जाता है कर्नाटक। कर्नाटक में कौन कौन सी नदियां हैं, तो कर्नाटक में आपकी शरावती नदी और गंगावेली। शरावती नदी इंपॉर्टेंट है आपकी, शरावती नदी और गंगावेली। शरावती नदी में आपको याद रखनी है, यह नदी कहाँ से निकलती है, तो शिमोगा जिला से निकलती है। कर्नाटक में एक जिला है शिमोगा जिला, शिमोगा जिला में से निकलती है। और शिमोगा जिले से निकलने के बाद अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। और अपना जल गिराने से पहले एक ये क्या करती है, एक जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसे जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। जोग जलप्रपात, गरसोप्पा, या फिर इसी को बोला जाता है महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात का क्या करती है, निर्माण करती है। इसके बाद ये क्या होती है, अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। कहाँ पर अपना जल गिरा देती है, अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। और यह जो जलप्रपात है, जोग जलप्रपात या जोग या गरसोप्पा जो जलप्रपात है, यह क्या होता है, यह भारत का सबसे
लंबा या कह सकते हैं सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दो तरीके के जलप्रपात होते हैं, देखना यहाँ पे, एक जलप्रपात ये बना है यहाँ पे और दूसरा जलप्रपात यहाँ पर ये। अब यहाँ पर जल गिरा रहे हैं, देखना यहाँ पे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना है थोड़ी सी। अगर पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, सबसे ऊंचा मतलब हाइट में, हाइट में, जैसे आपका ये वाला जो है 271 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? जोग या गरसुप्पा है, कितना ऊंचा है? 271 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। 271 मीटर क्या है? ये ऊंचा जलप्रपात है। और एक जलप्रपात है जो यहाँ से आ रहा है और यहाँ पर गिर रहा है। यह जलप्रपात क्या है? यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर गिर रहा है। अगर पूछा जाए भारत में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित, इसकी ऊंचाई क्या है? उसकी ऊंचाई कम है, इसकी ऊंचाई ज्यादा है, सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो आपको याद रखना है, वह हो जाता है कुंचिकल। कौन सा जलप्रपात? कुंचिकल जलप्रपात। कौन सी नदी पर है? तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी कर्नाटक में ही है, बराही नदी पर। कर्नाटक में यह कहां पर है? बराही नदी पर स्थित है। दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? जोग या गरसुप्पा 271 मीटर। और किस जिले में हो जाएगा? शिमोगा जिला कर्नाटक के अंदर हो जाएगा। और कुंचिकल झरना भारत में स्थित सबसे ऊंचाई पर स्थित झरना हो जाता है। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झरना कौन सा हो जाएगा आपका? वह हो जाएगा आपका कुंचिकल, जो कि किस नदी पर है? तो याद रखना है, बराही नदी पर स्थित है। तो ये कर्नाटक की नदियां हो गई। कर्नाटक के बाद आ जाती है आपकी पेरियार, भरतपुजा और पंबा नदी। पंबा नदी भी है यहाँ पर। यह कहाँ पर हो जाती है? केरल में। यह सभी नदियां कहाँ पे हो जाती हैं? केरल में। यह सभी नदियां कहाँ पे हो जाएंगी आपकी? केरल में। कौन कौन सी? पेरियार नदी है, कि पेरियार नदी है गोवा में। गोवा के अंदर आपकी सबसे पहली है पेरियार नदी। पेरियार नदी जो है यह गोवा की सबसे लंबी नदी हो जाती है। इसके बाद भरतपुजा नदी है, भरतपुजा है, और पंबा नदी। ये सब नदियां कहाँ पर हो जाती हैं? तो ये आपको याद रखना है, ये तीनों नदियां कहाँ की हो जाती हैं? यह गोवा में बहने वाली नदियां हो जाती हैं। गोवा में बहने वाली नदियां हो जाती हैं। इसमें से जो आपकी भरतपुजा नदी है, कौन सी नदी है? जो आपकी भरतपुजा नदी है, यह सबसे लंबी हो जाती है। सबसे लंबी आपको याद रखना है भरतपुजा है। और केरल की गंगा के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? केरल की गंगा के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी हो जाती है? तो केरल की गंगा पेरियार नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी को कहा जाता है? पेरियार नदी को क्या कहा जाता है? केरल की गंगा कहा जाता है। इस पर पेरियार और इडुक्की क्या है? परियोजनाएं बनाई गई है। जो परियोजना है वो आपको परियोजना वाली जो हमारी अगली कल की क्लास होगी, इस क्लास में हम परियोजनाएं करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे परियोजनाएं कौन कौन सी है। तो आपको ये नदी भी याद रखनी है। तो ये क्या हो जाती है आपकी? दक्षिण भारतीय वह नदियां हो जाती हैं जो कि अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, वो नदियां कौन सी हो जाती हैं आपकी? ये सारी नदियां हैं। इनको आपको इसी तरीके से आपको मैप जरूर अपने कॉपी में मेंशन करना है, क्योंकि मैप से अगर आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको जब आप इसे रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। केवल आप मैप के सारे इस चीज़ को आसानी से समझ पाएंगे और याद रखने में भी आसानी होगी। इसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Thank you for watching this video and subscribe our channel Ankuran Academy.